तब आप आते हो क्या रोज? आप तो आते हो। ओके, तो देखो इससे पहले हम बात कर रहे थे, आवाज आ रही है मेरी? क्या चल रहा था? जीन पियाजे। क्या चल रहा था? जीन पियाजे कहां के थे? बोलो। स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे किस पे प्रयोग किया? अपने बच्चों पर। क्या क्या नाम थे, याद है? यस। पहला नाम जैकलिन, दूसरा नाम, तीसरा नाम ल्यूसीन। फिर हम बात कर रहे थे जीन पियाजे ने कुछ बेहतरीन चीजें दी थी, असिमिलेशन, अकोमोडेशन। ध्यान है सबको? एक बच्चा टमाटर को सेब बोलता है तो वो क्या था? एसिमिलेशन था। एरोप्लेन को बर्ड बोलता है वो क्या था? एसिमिलेशन था। अकोमोडेशन कब होता है? जब नई स्कीमा बनती है। हमने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे। फिट करना क्या है? बोलो। एसिमिलेशन की अकोमोडेशन, एसिमिलेशन। इंक्लूड करना, बोलो, एसिमिलेशन। जोड़ना, एसिमिलेशन। मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करना, एकोमोडेशन। संशोधन करना, एकोमोडेशन। उसके बाद जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई? 4। कितनी बताई? 4। उससे पहले हमने आपको बताया था जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सतत है कि असतत की? दोनों। बोलिए। असतत है, डिस्क्रीट है। क्यों? क्योंकि स्टेजेस में होता है। किस में होता है? स्टेजेस में होता है। उसके बाद हमने बात करी, पियाजे ने एक वो 5 चीजें मैंने बताई थी, याद है आपको? सबसे पहले एसिमिलेशन, फिर साम्य धारण, याद है? इक्विलिब्रेशन, फिर न्यू सिचुएशन, नई परिस्थिति, फिर असाम्य धारण जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिसइक्विलिब्रेशन, और फिर क्या आएगा फाइनली? समायोजन जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलिए। एकोमोडेशन। उसके बाद 4 स्टेज थी। तो पहली स्टेज का नाम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। क्या नाम था? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका समय कितना था? 0 से 2 वर्ष। हिंदी में इसके बहुत से नाम थे। पहला नाम क्या था? संवेदी गामक अवस्था। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें 2 ही चीजें होती हैं, एक तो संवेदनाएं और दूसरा गामक अनुक्रियाएं। संवेदनाएं क्या होती हैं? 5 सेंसेस होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और गामक क्रियाएं आप जानते ही हो। ओके। इसके बाद हमने देखा कि संवेदी गामक अवस्था पहले 2 साल में क्या क्या खास होता है। तो सबसे पहली बात हमने आपको इसमें बताई थी, वस्तु स्थायित्व। याद है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। जन्म के समय क्या वस्तु स्थायित्व का भाव होता है? नहीं होता। पहली बार कब ढूंढता है? बोलिए। 8 माह से। और वस्तु स्थायित्व पूर्ण रूप से कब प्राप्त हो जाता है? 18 से 24 माह में। उसके बाद हमने एक दूसरी बात देखी थी, कौन सी? अनुक्रिया और परिणाम में संबंध। और इससे 2 बातें निकली थी ना? एक तो कौन सी? वो जो भी अनुक्रिया करता है उसका कोई परिणाम निकलता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्य कारण प्रभाव। और दूसरा क्या था वो वाला? तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अपने आप को इस वातावरण से अलग समझता है। इसके अलावा हमने आपको एक चीज शायद बताई थी, ए नोट बी एरर। याद है? एक बताया था गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। लिखा आपने ये? ओके। और फिर उसके बाद कुछ हुआ, एक कौन सा प्रयोग या कौन सी स्टडी करी थी वस्तु स्थायित्व की जानकारी के लिए? बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी। कौन सी स्टडी थी? बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी। फिर कुछ लिखा? 6। ओके, ये बहुत खास है। जीन पियाजे ने पहली जो अवस्था है उसको कितनी उप अवस्थाओं में बांटा? तो 6। कितनी? 6। जो नए लोग हैं वो यहां से स्टार्ट कर दें। तो 6 उप अवस्थाएं कौन सी हैं? 2 मिनट में सुन लें पहले तो, आप बता भी देता हूं। नोट करके आपने लिख लिया? शायद लिख लिया ना? ओके, लिख लिया था। बग नहीं लिखा तो ये लिखूंगा मैं, नोट जीन पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ये लिख लिया ना सबने? ओके। तो 6 उप अवस्थाएं कौन सी हैं? 6
सब स्टेजेस कौन सी हैं? इंग्लिश में सब स्टेजेस बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये सब स्टेजेस कौन सी अवस्था की हैं? सेंसरी मोटर की है। किसकी है? सेंसरी मोटर। इसका मतलब ये 6 की 6 अवस्थाएं, 6 की 6 अवस्थाएं कितने समय में आ जाएंगी? 2 वर्ष तक। तो 0 से 2 में ये आ जाएंगी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब 2 मिनट सुन लो पहले, ठीक है? इन पे जरूर प्रश्न आता है। सबसे पहले आप सुन रहे हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद अगले 30 दिन तक, कितने दिन तक? 30 दिन तक, 1 महीने तक वो कुछ भी नहीं सीखता, बल्कि जो अपने साथ लेके आता है उन्हीं चीजों को करता है और वो अपने आप ही होता है। उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सेज। उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेज। हिंदी में उनको बोलते हैं, बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवर्त। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्त। इसका मतलब प्रतिवर्त है ऐसी चीजें जिनको बच्चा इनेट लेके आता है। इनेट समझते हो ना? इनेट मां के गर्भ में ही सीख के आता है और पहले 30 दिन तक वो केवल प्रतिवर्ती अनुक्रियाएं करता है। और प्रतिवर्त अनुक्रियाओं के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें एक एग्जाम्पल है सकिंग। सकिंग मतलब चूसना। सकिंग मतलब चूसना। उसने यहां आने के बाद चूसना नहीं सीखा, बल्कि वो सीख के आया है। जब उसको बोतल ऑफर की जाए या मां ऑफर करे उसको, तो सीधा ही वो क्या कहता है, क्या करता है? दूध पीने लगता है। बोले दूध पीता है। उसने किसको देखा दूध पीते हुए? क्या किसी ने उसको सिखाया? नहीं। ये है इनेट। इसको क्या बोलते हैं? इनेट। जन्मजात स्वचालित अनुक्रिया बोल सकते हैं, प्रतिवर्त बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ये होगा 1 महीने तक। ये कब तक होगा? 1 महीने तक। बैठो बेटा। उसके बाद दूसरी स्टेज आएगी 4 महीने तक। सुन रहे हो? दूसरी स्टेज 4 महीने तक आएगी और इसमें क्या होगा? इसमें बच्चा अपनी कुछ शरीर की गामक अनुक्रियाएं करेगा जिसमें उसको प्लेजर फील होगा। क्या फील होगा? प्लेजर का मतलब अच्छा लगेगा उसको, आनंद फील होगा। क्या फील होगा? आनंद फील होगा। कौन सी क्रियाओं में? अपने शरीर की गतियों से कुछ काम करेगा, जिसको बोला प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। क्या बोला? प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था या प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस बोलेंगे। सर्कुलर इसलिए बोलते हैं कि बार बार वही क्रिया करता है। और इसके एग्जाम्पल 3 हैं जो पियाजे ने बताए हैं। एक तो बच्चा, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, अपनी उंगलियों को यूं करता है, छोटा बच्चा है ना, उसको मजा आता है ऐसा करने में, और ये वो जानबूझ के करता है, इंटेंशनली करता है क्योंकि उसको मजा आता है। दूसरा, किक द लेग्स, लेटे लेटे अपने टांगों को फेंकता है, ऐसे फेंकता है ना। तीसरा, मुंह में अंगूठा लेता है। यहां ध्यान रखना, सकिंग तो अपने आप होता है और मुंह में अंगूठा वो जानबूझ के लेता है। इसको बोलते हैं प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। ये 4 महीने तक रहती है। कब तक रहती है? 4 महीने तक। उसके बाद फिर तीसरी स्टेज शुरू होती है, उसको बोलते हैं द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। इंग्लिश में उसको बोला प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन और इसको बोलेंगे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सुन रहे हो ना? और इसमें क्या होता है? एक फर्क है, इसमें भी वो आनंद के लिए, प्लेजर के लिए काम करता है, लेकिन पहले वाले में तो अपने शरीर की अनुक्रियाएं कर रहा था, चाहे अंगूठा मुंह में लेना हो, चाहे उंगलियों को यूं करना हो, चाहे लेग्स को किक मारना हो। लेकिन अब वो क्या करेगा? अब अपने चारों तरफ जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ कोई काम बार बार करेगा जिसमें उसको मजा आएगा। और इसका पहला एग्जाम्पल है झुंझुना बजाना। उसके पास में कोई छोटा सा देते हो ना आप झुंझुना, तो उसको बार बार ऐसे करता है, उसको मजा आता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका पुश द बटन। कभी आपने छोटे बच्चे को अगर कुछ टीवी का रिमोट या कोई ऐसा जैसे लाइट ऑन ऑफ होती हो दे दिया, तो बार बार उसको ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा। तीसरा एग्जाम्पल इसका है कोई भी ऐसा जैसे विंडो के पास हो, है ना, कोई ऐसी चीज है, तो बार बार उसको खोलेगा, बंद करेगा, खोलेगा, बंद करेगा। इसका मतलब विंडो हो या वो रिमोट हो या कोई बटन हो या फिर झुंझुना हो, सुन रहे हो ना, ये सारी चीजें क्या है? वस्तुएं हैं जो उसके चारों तरफ हैं, है ना, ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम। तो ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलेगा वो। ये रहेगा 8 महीने तक। कब तक रहेगा? 8 महीने तक। फिर
3 स्टेज होगी, पहली रिफ्लेक्सेस, दूसरी प्राइमरी, तीसरी सेकेंडरी। अब 8 से 12 महीने की चौथी स्टेज आती है, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चा क्या करता है, पहली बार वस्तुओं को ढूंढने की कोशिश करता है, और यहां वस्तु स्थायित्व की शुरुआत होती है। सुन रहे हो ना? एक यहां पे वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी करता है, जैसे एक बच्चे का खिलौना उसके नीचे चला गया, सोफे के नीचे चला गया, तो वो कोशिश करता है उस तक रीच करने की, लेकिन वो एक गलती भी करता है। और कौन सी गलती करता है? ए बी खोज त्रुटि। कौन सी त्रुटि करता है? ए बी खोज त्रुटि। मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है, ए बी खोज त्रुटि पहली सेंसरी मोटर का एक भाग है, लेकिन अगर डीपली पूछ लें तो हमको बताना है ये 8 से 12 महीने में होता है। उसके बाद 5वीं उपअवस्था आएगी गरिमा, और वो 5वीं उपअवस्था कहलाती है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी स्टेज। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा पहली बार ट्रायल एंड एरर करता है। क्या करता है? ट्रायल एंड एरर करता है, चीजों को पकड़ता है, जोड़ता है, तोड़ता है, पानी गिराता है, चीजें फर्श पे गिराता है। और यहां पियाजे ने एक बात बोली थी बच्चे के बारे में जो परीक्षा में आ चुकी है, यहां बच्चा इस तरह से काम करता है मानो वो कोई लिटिल साइंटिस्ट हो। क्या हो बच्चा? लिटिल साइंटिस्ट हो, नन्हा वैज्ञानिक हो। ये 5वीं स्टेज में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अंतिम छठी अवस्था, जिसको 18 महीने से शुरू होती है और 24 माह तक चलती है। हमने आपको वस्तु स्थायित्व में एक बात बताई थी, बोलिए 18 महीने से पहले क्या नहीं होता और 18 महीने के बाद क्या होता है? बोलो ना। यस, 18 महीने से पहले वो जो भी देखता है उसकी आंखों के सामने होती है कोई चीज तो वो समझता है वो है, और आंखों के सामने से हट जाती है तो वो समझता है वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का इमेज और बिंब सेव नहीं होता, पिक्चर सेव नहीं होती दिमाग में। वो सेव होनी शुरू होगी कब? 18 महीने के बाद। इसलिए आपको पता है चीजें जब सेव होंगी तभी से चिंतन स्टार्ट होगा। इसलिए बहुत बार परीक्षाओं में एक सवाल आया है कि पेशीय चिंतन, सुन रहे हो मेरी बात? पेशीय चिंतन कब होता है? बताइए, पेशीय चिंतन कब होता है? हाँ, पेशीय चिंतन मतलब दिमाग वाला चिंतन कब शुरू होगा? 18 माह के बाद। इसका मतलब पेशीय चिंतन कब होता है? जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक। ये आपके रीट में है। बेवकूफ थी जो चली गई। 5 प्रश्न आज ऐसे आएंगे जो आपको मिलेंगे परीक्षा। सुन रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से 6 स्टेजेस, मैं आपको 6 स्टेजेस लिखाता हूं, फिर हम अगली बात करते हैं। एक खास और बहुत महत्वपूर्ण बात है रिफ्लेक्सेस। जो पहली 30 दिन की अवस्थाएं थी ना, अवस्था में रिफ्लेक्सेस थे, उन पर जरूर प्रश्न आता है। आपने जरूर सुने होंगे रूटिंग, स्टेपिंग, बोबिंस्की, डार्विनी, सुने? एक बार तो DSSB में 5 प्रश्न आए थे कंटिन्यू, 5 रिफ्लेक्सेस पे। तो ऐसा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम क्या लिख रहे हैं? 6 उपअवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 6 उपअवस्थाएं। और ये 6 उपअवस्थाएं किसकी अवस्थाएं हैं? ये किसकी है? 6 उपअवस्थाएं? यस, संवेदी गामक अवस्था की। और हम जानते हैं संवेदी गामक अवस्था का समय कितना? 0 से 2 वर्ष। चलिए इनको ऐसे ही लिखना है, वैसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम। पहली अवस्था 1 नंबर, क्या थी? यस, रिफ्लेक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिवर्त अवस्था। प्रतिवर्ती अवस्था बोल सकते हैं, प्रतिवर्त अवस्था बोल सकते हैं। इंग्लिश में नाम जरूर लिखना है। रिफ्लेक्स स्टेज। बताइए समय? 0 से 1 माह। शाबाश। जन्म से 1 माह। या 30 दिन, बातें किए। जन्म से 1 माह या 30 दिन। कोई दिक्कत नहीं है? अरे तुम लिख, या तो आज वाला ये स्कैन आप उसमें से करवा लेना, है ना? इसमें लिखना था। चलो याद रखना, इसको आज PDF डालेंगे अपन। बच्चों आज आपके लिए हम PDF डाल रहे हैं, तो आपको अब तक जो पढ़ा है उसकी कंप्लीट PDF मिलेगी। और कल एक दिन के लिए वापस हम एक ऑफ दे रहे हैं। कल क्या है?
शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस पे एक दिन का ऑफ रहेगा, तो जो भी लेना चाहे ऑनलाइन वेलकम है, स्वागत है। ओके, तो प्रतिवर्त अवस्था रिफ्लेक्स स्टेज, क्या खास बात थी इसकी? क्या बच्चा यहां पे कोई चीज सीखता है? नहीं, सीख के आता है मां के पेट से। दो तीन बातें हैं, क्या क्या है लिखो आप, छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स। एक तो बालक बालक स्वचालित अनुक्रियाएं, बालक स्वचालित अनुक्रियाएं करता है। बालक स्वचालित अनुक्रियाएं करता है जो सहज विकास, यानी अगर ये रिफ्लेक्स सही नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि उसके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बालक स्वचालित अनुक्रियाएं करता है जो सहज विकास का द्योतक है। एग्जैक्ट ऐसे शब्द परीक्षाओं में आए हैं। द्योतक समझते हो? किसको बोलते हैं द्योतक? प्रतीक, परिचायक। बालक स्वचालित अनुक्रियाएं करता है जो सहज विकास का द्योतक है। जैसे एग्जाम्पल लिखना है यहां पे, जैसे सकिंग, चूसना, सकिंग, रूटिंग आदि आदि। इनके बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही खास है। चूसना, सकिंग, रूटिंग आदि। तो पहली स्टेज, एक खास बात और है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। पियाजे, पियाजे इन्हें मतलब रिफ्लेक्सेस को, पियाजे इन्हें, चूंकि पियाजे को हिंदी आती नहीं थी इसलिए वो तो एक शब्द देते हैं इनेट स्कीमा, लेकिन हिंदी में इसका तर्जुमा किया गया, परीक्षा में हिंदी वाला भी आया है पर इंग्लिश वाला भी लिखना है। तो पियाजे इन्हें नैसर्गिक आकृतिकल्प, ब्रैकेट में लिखना है इनेट स्कीमा। इनेट उसको बोलते हैं जो जन्मजात होती है, मां के पेट से लेके आता है। इनेट स्कीमा नाम देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पियाजे इन्हें नैसर्गिक आकृतिकल्प या इनेट स्कीमा नाम देते हैं। इनेट स्कीमा नाम देते हैं। क्या ध्यान रखोगे? तीन बातें। रिफ्लेक्स इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिवर्ती या प्रतिवर्त अवस्था। सबने लिखा तो सामने देखो, कितनी बातें? तीन। पहली बात, ये रिफ्लेक्स स्टेज कितने समय के लिए आएगी? तो जन्म से 1 माह। हालांकि खास बात यह है कि कुछ रिफ्लेक्सेस हैं थोड़े बाद तक भी जाएंगे, ठीक है, जैसे अभी करेंगे अपन। जैसे आपने टोनिक नेक सुना होगा, टोनिक नेक 7 महीने तक चलता है, रूटिंग 2 माह तक चलता है। ऐसे ही कुछ और रिफ्लेक्सेस हैं जो बाद तक भी जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्स लुप्त हो जाते हैं जल्दी। लेकिन ये सारे के सारे रिफ्लेक्स इवन पहले साल में 6-7 महीने तक लुप्त हो जाते हैं, बाद में नहीं रहते। आपको पता है एक रिफ्लेक्स, सुन रहे हो, जैसे आप लोग छींकते हो तो छींकना एक रिफ्लेक्स है, लेकिन छींकना जिंदगी भर रहता है, इसलिए छींकने की कोई वैल्यू नहीं है। जम्हाई लेना, पलकें झपकाना, जो चीजें पूरी उम्र रहेंगी उनकी बाल मनोविज्ञान में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो थोड़े समय के लिए आए और फिर लुप्त हो गए वो इंपॉर्टेंट है। और चूंकि खास बात ध्यान रखने वाली है कि इस पहली 30 दिन वाली अवस्था में बच्चा कोई चीज सीखता नहीं है, बल्कि उसके पास पहले से वो चीज इनेट है। क्या है? इनेट। इसलिए पियाजे इनको क्या बोलते हैं? इनेट स्कीमा। क्या बोलते हैं?
इनेट स्कीमा। और सबसे महत्वपूर्ण एक रिफ्लेक्स पियाजे से मानते हैं सकिंग वाला। कौन सा मानते हैं? सकिंग, चूसना। ओके, अब है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज का हिंदी में नाम प्राथमिक भी आ सकता है, प्रमुख भी आ सकता है। प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था इंग्लिश में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस या प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस स्टेज भी बोल सकते हैं। स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस ये आएगी आपके 1 से 4 माह। शाबाश गुजर, कमाल कर रहे हो। हमारा बच्चा है, तुम भी हो, पर तुम नए हो, वो पुराना है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज 1 से 4 माह। सबने लिखा? सबने लिखा? खास बात याद है आपको इसकी क्या? अब बच्चा जानबूझ के करेगा। इससे पहले तो क्या था? स्वचालित था। क्या था? ऑटो था, अपने आप ही होता था। जैसे दूध की बोतल पास आई, मां के पास गया तो चूसना शुरू कर दिया उसने, शक करना शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो चीजें होंगी वो जानबूझ के करेगा। और जानबूझ के क्यों करेगा? क्योंकि ये उसके प्लेजरेबल एक्शंस हैं जो उसको आनंद देते हैं। क्या देते हैं? आनंद। खास बात, इसको सर्कुलर या वर्तीय इसलिए बोलते हैं कि इसमें वो अनुक्रियाएं जो करेगा वो बार बार दोहराएगा। सुन रहे हो मेरी बात? और खास बात, इसका नाम है प्राइमरी या प्रमुख। इसलिए ध्यान रखना, आपको आराम से याद रहेगा। पहले अपने शरीर की जो गतियां हैं, गामक अनुक्रियाएं हैं, उन्हीं को बार बार दोहराएगा। और अगले में क्या करेगा? उसके आसपास के जो वस्तुएं हैं उनके साथ बार बार दोहराएगा। तो 3 तो आपको आराम, रिफ्लेक्स तो वैसे ही आपको याद है। इसमें शरीर की गतियां दोहराएगा, मजा आएगा उसको। अगले में आसपास की चीजों के साथ बार बार वही एक्शन करेगा, मजा आएगा उसको। तो 3 तो वैसे ही हो जाएंगी, चौथी फिर 5वीं छठी कर लेंगे अपन। तो खास बात इसमें क्या है? क्या है? लिखो आप। पहली बात, इसमें या इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक अपने या अपनी कर दें, अपनी गामक अनुक्रियाओं को अपनी गामक अनुक्रियाओं को इंटेंशनली, जानबूझकर दोहराता है। जानबूझकर दोहराता है। इसमें बालक अपनी गामक अनुक्रियाओं को, कौन सी अनुक्रियाओं को? अपनी गामक अनुक्रियाओं को, अपने शरीर की चीजों को क्या करेगा? बार बार दोहराएगा। एग्जाम्पल, पियाजे ने जो एग्जाम्पल दिए हैं, अब वो हिंदी में एग्जाम्पल सेट ही नहीं होते। पहला एग्जाम्पल उन्होंने बोला है विंगल द फिंगर्स। तो विंगल द फिंगर्स मतलब ऐसा करता है ना बच्चा, ऐसे लेटे लेटे। तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं? विंगल का मतलब उंगलियों को ऐसे लचकाना, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना? पर इंग्लिश का ही है, विंगल द फिंगर्स। एग्जाम्पल लिखो, विंगल द फिंगर्स। दूसरा एग्जाम्पल, किक द लेग्स। और तीसरा एग्जाम्पल, सक द थंब, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हो अंगूठा चूसना। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये सकिंग रिफ्लेक्स नहीं है। अंगूठा वो जानबूझ के चूसता है और पहली बार यहां से सीखना शुरू होता है। ये सारे खेल 2 साल में हो जाते हैं और चूंकि संज्ञानात्मक विकास है इसलिए ज्ञान का निर्माण भी हो रहा है। तो इन सबसे वो सीखता है, ज्ञान का निर्माण भी होता है, उसका विकास भी होता है। खास बात, यहां वो जानबूझ के करता है, ये चीजें करता है ना। इसके एग्जाम्पल में आप अंगूठा चूसना लिख सकते हैं, विंगल द फिंगर्स कर सकते हैं, और किक द लेग्स, लेटे लेटे ऐसे करता है ना, वो अपनी लातें फटकारता है। आपको पता है कुछ जैसे अपन रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे,
टोनिक नेक, वो पता है कब शुरू होता है? ये सवाल आया था। टोनिक नेक एक रिफ्लेक्स है, जैसे रूटिंग, डार्विनी, बोबिन्सकी पढ़े होंगे। तो टोनिक नेक कब शुरू होता है पता है आपको? बताइए, जस्ट गेस करें। टोनिक नेक होता क्या है? टोनिक नेक ये होता है कि बच्चा, आप सुन रहे हो ना, सीधा लेटा है, चित लेटा है ना, तो आप उसका फेस इधर घुमा दो, तो वो क्या करेगा? इधर वाली बाहों को तो कर लेगा एक्सपेंड, और इधर वाली को कर लेगा फ्लेक्स, मतलब इसको तो मोड़ लेगा और इधर देखेगा। हर बच्चा ऐसा ही करता है। ये कब शुरू होता है पता है? ये शुरू होता है गर्भावस्था में। जब वो गर्भावस्था में रहता है 18 वीक्स, तभी ये काम करने लग जाता है। तभी हम, कई लोग कहते हैं, वैसे किक द लेग्स वगैरह कुछ चीजें हैं वो भी गर्भावस्था में शुरू होती है। जैसे कई बार कहते हैं ना हम कि एहसास होता है अंदर बच्चा तो कर रहा है, खेल रहा है। अंगूठा चूसना पहली बात। दूसरी बात, बस इसमें इतनी है। उसमें खास बात इनेट स्कीमा बोलते हैं, और इसमें खास बात ये अपने आप ही होता है कि इंटेंशनली करता है। बोलिए, इंटेंशनली करता है। और क्यों करता है ऐसा? वो प्लेजर के लिए, उसको मजा आता है, उसको आनंद आता है, ठीक है ना। ये सब क्यों करता है वो? लिख दो ये उसे आनंद मिलता है, ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है और आनंद भी मिल रहा है। दूसरी और तीसरी दोनों में आनंद मिलता है। ये दूसरी स्टेज 30 दिन तक सिंपल, प्रमुख नाम आ जाएगा, प्राइमरी आ जाएगा, 4 महीने कवर हो गए। 4 महीने चलें आगे। आनंद प्राप्त करता है, आनंद मिलता है। चलूं क्या आगे? बोलो। ओके, तीसरी। अब दूसरी स्टेज थी जिसमें अपने शरीर की गामक अनुक्रियाओं को बार बार रिपीट करता है, और तीसरे में क्या करेगा? जैसा कि आपने बताया, आसपास की वस्तुओं को के साथ एक्शन करेगा, इसमें भी उसको आनंद मिलेगा। तो अपने वाली चीजें करेगा, इसलिए तो बोला प्राइमरी। क्या बोला? और बाहर वाली चीजों के साथ करेगा तो बोलेंगे सेकेंडरी। इसलिए तीसरी का नाम आ जाएगा, यस, क्या बोलेंगे सेकेंडरी को? नो, गौण। उसको प्रमुख बोला था, इसको गौण बोलेंगे। बात द्वितीयक भी सही है, द्वितीयक गलत नहीं है। गौण या तृतीयक कर दो, चलिए द्वितीयक कर दो। गौण या द्वितीयक। बाकी क्या था? कैसी प्रतिक्रियाएं थी? वृत्तीय क्यों कहते हैं इनको? यस, दोहराते हैं, शाबाश। की अवस्था जब आएंगे ना परीक्षा में ये सब स्टेजेस, तो केवल आपको ही आएगी। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस स्टेज या स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये 4 से 8 माह है। माह है, ध्यान रखना। पहले 2 साल में सारा खेल हो रहा है। यह है गौण या द्वितीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस या सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस स्टेज, बोथ आर करेक्ट। 4 से 8 माह। और वैसे ये तीसरी अवस्था है। और इसमें क्या होता है? लिखो। इसमें बालक अपने आसपास की वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स, इसमें बालक अपने आसपास की वस्तुओं से बार बार खेलता है या अनुक्रिया करता है? एक ही बात है, अनुक्रिया करता है। अपने आसपास की वस्तुओं से बार बार अनुक्रिया करता है। और इसके एग्जाम्पल्स इंग्लिश में उन्होंने बोला है सेक द रेटल। एक आपने कभी सुना होगा। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, सेक द रेटल, यानी झुनझुना बजाना, झुनझुना बजाना। एक ही लिख लो आप, सेक द रेटल्स, झुनझुना बजाना। बहुत से काम वो करता है। कभी आपने कोई ऐसा उसको
हवा भरने वाला कोई खिलौना दिया तो बार बार उसको निकालता है, फिर हवा भर जाती है, फिर निकालता है। खिड़की है तो उसको बंद खोलता है, बंद करता है, वो आवाज होती है, उसमें उसको मजा आता है, सीखता भी है। रिमोट दे दिया तो उसको ऑन करता है, ऑफ करता है, लाइट की कोई चीज दी तो ऑन ऑफ करता है। तो यहां खास बात क्या है कि वो चीजों से खेलता है। खुद की गामक अनुक्रियाएं इससे पहले वाली में, और इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलेगा, और इस खेल में उसको आनंद आएगा कि नहीं आएगा। और खास बात, ये खेल अपने आप ही है कि इंटेंशनली, इंटेंशनली है, वो जानबूझ के करता है, इसलिए सीखने में आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्टेज क्या थी, रिफ्लेक्स वाली, जिसमें वो जानबूझ के करता है कि अपने आप ही होता है, अपने आप ही होता है, इसलिए पियाजे उसको क्या बोलते हैं, इनेट स्कीमा। क्या बोलते हैं, इनेट स्कीमा। दूसरी में वो अपनी गमक क्रियाएं दोहराता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। बोलिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज, जिसमें अपनी गमक क्रियाएं करता है। और तीसरी क्या आ जाएगी, गौण या द्वितीयक वर्तीय प्रतिक्रिया अवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। और यहां वो क्या करता है, अपनी गमक क्रियाएं तो इससे पहले आई चुकी, ऑब्जेक्ट्स के साथ प्लेजर फील करता है इंटेंशनली, ये ध्यान रखना। उसके बाद आती है चौथी स्टेज। चौथी स्टेज, एक शब्द आएगा कोऑर्डिनेशन। क्या शब्द आएगा, कोऑर्डिनेशन। यानी अब तक उसने जो किया, पहले तो शरीर की अनुक्रियाएं करी ना, फिर चीजों के साथ, अब इनमें समन्वय करेगा, इनको एक साथ लेगा, इसलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस को बोलेंगे, यस, प्रतिक्रियाओं के समन्वय की अवस्था। प्रतिक्रियाओं, यह महत्वपूर्ण है, प्रतिक्रियाओं के समन्वय की अवस्था। 3 पे प्रश्न आ चुका है, मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्स पे तो गारंटी से आता ही आता है, इस पे भी आया है, और लास्ट वाले 18 से 24 पे भी आया है, तो 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रियाओं के समन्वय की अवस्था, इसमें स्कीमेटा शब्द भी जोड़ते हैं कई बार, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना लिखें, प्रतिक्रियाओं के समन्वय की अवस्था, जिसको बोलेंगे यस कोऑर्डिनेशन। हमारा वो एक बंदा था, वो चला गया यार, कौन था वो, प्रशांत, पर ये आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस स्टेज, स्टेज कर दो, आगे भी करो पीछे भी चलो, चलेगा। ये 8 से 12 माह समय, देखिए कितना, 8 से 12 माह, 8 से 12 माह। अब आपको एक बात याद आई होगी, 8 माह में क्या होता है, वस्तुओं को ढूंढना शुरू करेगा, या वस्तु स्थायित्व की शुरुआत होगी। तो लिखो आप, इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक, एक चीज बोलिए उन्होंने, प्रायर नॉलेज, यानी अब तक जो सीखा, चूंकि समन्वय करता है ना इससे पहले वाली चीजों का, तो पहले ही सीख लिया उसने चीजों से खेलना, और ये सब पहले सीख लिया उसने, किक द लेग्स पहले सीख लिया, सक द थंब पहले सीख लिया, सीखा कि नहीं सीखा, तो ये उसका प्रायर नॉलेज हो गया। क्या हो गया, प्रायर नॉलेज। तो इस अवस्था में बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो उसने सीख लिया, पूर्व ज्ञान के आधार पर, परीक्षा में जब आएंगे ना तो एग्जैक्ट यही शब्दावली आएगी जो आप लिख रहे हो अपने नोटबुक में, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, आधार पर वस्तुओं को ढूंढने की कोशिश करता है, वस्तुओं को ढूंढने की कोशिश करता है, कोशिश करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या, ब्रैकेट में लिखना है वस्तु स्थायित्व की शुरुआत, वस्तु स्थायित्व की शुरुआत।
पियाजे एग्जाम्पल देते हैं कि यहां पे बच्चा क्या करता है, यहां पे बच्चा एक टॉय से खेल रहा है। किससे खेल रहा है? टॉय से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है। उसका खिलौना गिर जाता है तो बच्चा क्या करता है? ट्राई करता है टू रीच दैट टॉय अंडर द काउच, यानी सोफे के या बेड के नीचे गिर गया, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसका मतलब यहां ढूंढना शुरू कर दिया। तो ढूंढना शुरू कर दिया तो कौन सी विशेषता शुरू हो जाएगी? वस्तु स्थायित्व शुरू हो जाएगी। ये खास बात याद रहेगी। लेकिन जब उसके सामने हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि पियाजे ने किया था, तो वहां वो चूक भी करता है। अगर वो चूक नहीं करता तो वस्तु स्थायित्व पूर्ण रूप से यहीं पे आ जाता, लेकिन ये पूर्ण रूप से 18 से 24 में आएगा क्योंकि वो एक गलती करता है। और वो कौन सी गलती थी? यस, बताया था मैंने आपको। कौन सी त्रुटि? ए बी खोज त्रुटि। कौन सी त्रुटि? ए बी खोज त्रुटि। ये पूछा गया परीक्षा में, तो लिखो आप। इस अवस्था में ए बी खोज त्रुटि। इस अवस्था में ए बी खोज त्रुटि ए नोट बी एरर होता है, होती है। ए नोट बी एरर होती है। ये खास बात आपको याद है क्या थी? ये कुछ नए बच्चे हैं, सुन लो। वस्तु स्थायित्व का मतलब तो अब बता चुका हूं काफी डिटेल में, है ना। यानी वस्तु स्थायित्व समझना कि जब हम छोटे होते हैं 8 महीने से पहले, तो हमारी आंखों के सामने कोई चीज होती है तो हम समझते हैं उसका अस्तित्व है, लेकिन जैसे वो आंखों से ओझल हो जाती है हम समझते हैं वो है ही नहीं, क्योंकि उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में सेव नहीं होती, बनती नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, खिलौने से बच्चा खेल रहा है, आप उस खिलौने को पीछे ले जाओ तो बच्चा क्या करेगा? क्या उसको इससे 8 महीने से पहले ढूंढेगा? नहीं, बल्कि अपने कदम जो दिख रहा है उधर मोड़ देगा। इसका मतलब वो समझता है कि वो है ही नहीं। इवन माँ भी चली गई पास से तो माँ को भी नहीं ढूंढता, क्योंकि दिमाग में पिक्चर बनती नहीं है, सेव ही नहीं होता। लेकिन जब बच्चे के सामने पियाजे ने प्रयोग किया ए बी वाला, तो क्या किया? 2 कप ले लिए, याद है ना आपको? 2 कप लिए और छोटा सा टॉय, वो मिले में वो कौन से किंडरगार्टन खेल वो मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं ना, छोटा सा। तो छोटा सा घोड़ा, हाथी, कैट, बिल्ली, कोई एक खिलौना लिया, सामने टेबल पे रख दिया। सामने बच्चा है, बच्चे की रीच में है वो, सुन रहे हो ना मेरी बात? तो 2 कप रखे ए और बी, और खिलौना टॉय ले लिया, एक छोटा सा कोई भी हिरन ले लिया, सुन रहे हो? और बच्चे के सामने ए कप उठाया, उसके नीचे खिलौना रख दिया, ए को वापस रख दिया, उसके सामने ए बी दोनों रखे हुए। तो बच्चा बोले कौन से कप को उठाएगा? ए को उठाया, खिलौना मिल गया, ओके। फिर उन्होंने अगली बार वापस वही रखा, फिर ए बी रख दिए, ए के नीचे ही है वो, तो बच्चा इस बार भी क्या करेगा? ए को उठाएगा। कई बार ऐसा किया, हर बार ए के नीचे रखा, बच्चे ने कौन सा वाला कप उठाया? ए बी, ए वाला, सॉरी ए बी दोनों कप रखे तो ए वाला उठाया। अब क्या किया उन्होंने? खिलौना किसके नीचे रख दिया? बी के नीचे रख दिया, उसको दिखा के, सामने बैठा है उसको दिखा के बी के नीचे रख दिया और कप रख दिए। आपके सामने अगर कोई ऐसा करे तो आप बोलिए कौन से कप को उठाओगे? बी को उठाओगे। लेकिन 8 महीने, इवन 12 में, 8 से 12 में आता है ये, इस एज का बच्चा कौन से को उठाएगा? ए वाले को ही उठाएगा, बी वाले को नहीं उठाया। इसका मतलब वस्तुओं को ढूंढने की क्षमता उसमें आ तो गई, आ तो रही है, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा है? त्रुटि कर रहा है। क्या कर रहा है? त्रुटि कर रहा है, जिसको क्या नाम दिया? ए बी खोज त्रुटि। याद रहेगा, ये परीक्षा में आया है। वैसे पूछे आपको कि ए बी खोज त्रुटि, 4 स्टेजेस के ऑप्शन आए, तो हमको करना है सेंसरी मोटर। कौन सा करना है? सेंसरी मोटर, क्योंकि सारी बातें, तमाम बातें किसकी हैं? क्लियर? ओके। अब है पांचवी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी, हिंदी में बोलेंगे तृतीय। यस, तृतीय वृतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तृतीय वृतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इंग्लिश में टर्सरी स्टेज।
और इसका समय होगा 12 से 18 माह। 12 से 18 माह। तृतीय व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था या टर्सरी स्टेज 12 से 18 माह। और यहां पे क्या होता है, यहां पे पहली बार ट्रायल एंड एरर होता है, पहली बार वो साइंटिस्ट बनता है। तो इस अवस्था में बालक ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखना शुरू कर देता है। दूसरी बात, इसमें मतलब इस अवस्था में बालक में एक टर्म दिया उन्होंने, वस्तु संयोजन की क्षमता आ जाती है। और तीसरी बात, बोले जब कोई प्रयोग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयोग करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। और छोटा बच्चा प्रयोग करता है तो उसको नन्हा वैज्ञानिक। ये पूछा गया है। तो तीसरी बात है, पियाजे ने बालक को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। इसी स्टेज के कारण से कहा है। तीन बातें। टर्सरी नाम याद रखना इंग्लिश में, तृतीय याद रह जाएगा। और इसमें खास बात, बालक पहली बार एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। एक्सपेरिमेंट करता है तो ट्रायल एंड एरर करता है। ट्रायल एंड एरर करता है तो फिर उसको लिटिल साइंटिस्ट बोला। लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, कई बार आया। लिखा सबने? तीनों बातें लिख ली। पहली बात कौन सी? ट्रायल एंड एरर। दूसरी बात कौन सी? वस्तु संयोजन की क्षमता। और तीसरी बात नन्हा वैज्ञानिक। बालक क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लिटिल साइंटिस्ट है। ध्यान दो न्यूकमर, क्या बोलेंगे? लिटिल साइंटिस्ट है। क्या किया बच्चों पियाजे ने वस्तु संयोजन के लिए? तो सुने, पियाजे ने क्या किया, बच्चों को कुछ ऐसे खिलौने दिए जो पार्ट्स में अलग भी हो सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल। जैसे कोई भी हाथी है तो उसका सूंड अलग और पूंछ अलग और बाकी धड़ अलग, 3 या 2 पार्ट में टूट सकता है। तो उनके बच्चों ने 1 2 3 प्रयास में उनको जोड़ लिया तो बोला वस्तु संयोजन होता है। क्या होता है? वस्तु संयोजन होता है। दूसरा, बच्चे ट्रायल एंड एरर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल एंड एरर करते हैं। और इसलिए पियाजे ने बच्चों को क्या बोला? नन्हा वैज्ञानिक बोला। कोई दिक्कत है यहां तक? है क्या? बोलिए, है? नहीं होनी चाहिए। कितनी उप-अवस्थाएं बताई? 6। कौन सी अवस्था की? सेंसरी मोटर की। पहली का नाम प्रतिवर्त अवस्था। कितने दिन तक रहती है? 1 महीने तक रहती है। और इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। क्या वो सीखना है? नहीं है। रिफ्लेक्सेस की वैल्यू क्या है अभी मैं आपको और बताने वाला हूं। दूसरी बात, पियाजे ने इनको क्या बोला? हिंदी में क्या बोला? नैसर्गिक आकृतिकल्प। बोलिए सब लोग। इंग्लिश में क्या बोला? इनेट स्कीमा। इनेट स्कीमा क्यों बोलते हैं? क्यों बोला पियाजे ने? क्योंकि वो मां के पेट से ही लेके आता है, सीखता नहीं है। इसलिए वो ये चीजें जानबूझ के करता है कि अपने आप ही होती हैं, अपने आप ही होती हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है, और दूसरी स्टेज में ये दिखाएंगे आपको भी हम। कहां गया? यस, दूसरी स्टेज को बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सब में आएगा। सर्कुलर का मतलब बार बार करना। रिएक्शंस तो जो भी अनुक्रियाएं करते हैं उनको रिएक्शंस बोलते हैं, प्रतिवर्त बोलते हैं। सुन रहे हो ना? अब क्या होता है? इसमें अपने शरीर की चीजें करता है, पर खास बात यहां वो
आनंद के लिए जानबूझ के करता है। क्या करता है? जानबूझ के, जैसे कि ऐसे करना उंगलियों को, या फिर किक द लेग्स करना, या फिर अंगूठा मुंह में लेना। 3 एग्जाम्पल। और इसके बाद तीसरी आ जाएगी सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या करेगा? वस्तुओं के साथ खेलेगा, जानबूझ के या अपने आप, जानबूझ के। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा एक तो झुंझुना बजाना, शेक द रेटल, या विंडो को खोलना बंद करना, या बटन को पुश करना, रिमोट को ऑन ऑफ करना, बटन को ऑन ऑफ करना। ऐसी कोई भी बात जिसमें जरूरी है कि आसपास कोई ना कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद चौथी स्टेज आ जाएगी समन्वय वाली। कौन सी? समन्वय वाली। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या होगा? इसमें किसकी शुरुआत होगी? वस्तु स्थायित्व की। किसकी? वस्तु स्थायित्व की। वस्तु स्थायित्व का मतलब आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट को क्या बोलेंगे? वस्तु स्थायित्व का ज्ञान या अभाव? बोलिए, अभाव। क्योंकि अभी हम जो भी देखते हैं साइट से आउट हो गया, फिर भी हमारे माइंड में सेव रहता है। लेकिन जिस बच्चे के पास वस्तु स्थायित्व की क्षमता नहीं है, उसकी आंखों से कोई चीज दूर तो दिमाग से भी दूर, इसलिए उसको बोलते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो वस्तुओं को खोजना शुरू कर देगा, तब खोजेगा जब उसके दिमाग में पिक्चर सेव होगी, नहीं तो नहीं खोजेगा। ओके, तो पहली बार पिक्चर सेव होनी शुरू हुई यहां पे, और यहां पे वस्तुओं को क्या करना शुरू कर देगा? ढूंढना, खोजना शुरू कर देगा। लेकिन एक गलती करता है। कौन सी गलती? ए बी खोज त्रुटि। ओके, 5वीं स्टेज उसके बाद आती है टर्सरी वाली। बोलिए क्या? टर्सरी स्टेज। क्या? टर्सरी। तृतीय वृत्तीय। और तृतीय वृत्तीय में वो बन जाता है वैज्ञानिक। क्या बन जाता है? क्योंकि वो किससे सीखता है? ट्रायल एंड एरर से। इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं पियाजे ने। इसके क्या एग्जाम्पल दिए हैं? 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो आपने सुना होगा, कभी देखा है इसे, नेस्टिंग द कप्स। एक कप के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, मीनार बनाना, एक ब्रिक्स की मीनार बनाना। तो इसका एग्जाम्पल है, लिख लो आप एग्जाम्पल इसका। इसका एग्जाम्पल उन्होंने बोला नेस्टिंग द कप्स, स्टेक द ब्रिक्स। तो आप लिख लो ईंटों की मीनार। ईंट का मतलब कोई बहुत भारी भारी ईंट तो नहीं है, पर ईंटों की मीनार। कोई भी ब्लॉक उसके पास है, एक जैसी चीजें, कप में कप डालना, मीनार कर लो, ईंटों की मीनार। दूसरा एग्जांपल बोला नेस्टिंग द कप्स। नेस्टिंग, स्टेक द ब्रिक्स बोलते हैं इसको, स्टेक द ब्रिक्स, इसको बोलते हैं नेस्टिंग द कप्स। नेस्टिंग द कप्स क्या होता है? एक कप है, फिर उसमें दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया। कभी आप उसको छोटे छोटे ग्लास दे दें तो ऐसे करेगा वो। ये ट्रायल एंड एरर है। यहां पे वो लिटिल साइंटिस्ट बन गया, यहां पे वस्तुओं को जोड़ने की क्षमता आ गई उसमें। तो ये 5वीं स्टेज है, सब स्टेज है। फिर आखिरी छठी बचेगी, उसको लिखते हैं। हाँ बेटा, छठी बाकी है। छठी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? सबने लिखा? ओके, अब है 6 नंबर। अब देखो, हमने आपको बताया था छठी का समय, पहली का समय जन्म से 1 माह, दूसरी का 1 से 4 माह, तीसरी का 4 से 8 माह, चौथी का 8 से 12 माह, 5वीं का 12 से 18 माह। अब बच गया 18 से 24 माह। तो आपको याद है 18 से 24 में क्या हुआ था? वस्तु स्थायित्व आ गया, क्योंकि अब पूरी तरह से दिमाग में पिक्चर सेव होने लगी। जब पिक्चर सेव होने लगी तो फिर चिंतन भी होने लगा। क्या होने लगा? चिंतन। इससे पहले चिंतन नहीं था, इसलिए कहते हैं ना, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, रिपीट हुआ है सीटेट से लेके यहां तक, फर्स्ट ग्रेड तक, कि बच्चे में चिंतन की शुरुआत कब होती है? जवाब है 18 माह से। हाँ, शुरुआत 18 माह से होती है। आगे भी करता जाएगा, करेंगे ना, अभी भी चिंतन कर रहे हैं हम। दूसरी बात, एक ऐसा प्रश्न है कि इससे पहले बच्चा क्या करता था? तो दिमाग वाला चिंतन नहीं करता था, बल्कि पेशीय चिंतन करता था। क्या करता था? पेशीय चिंतन। जब ये सवाल है ना कि बच्चा पेशीय चिंतन कब करता है, ऑप्शन था जन्म से 18 माह तक। तो क्या बोलूं मैं, पर्क से उड़ गए बड़े बड़े लोगों के, क्या होता है ये। लेकिन हमारे बच्चे 1 मिनट में करते हैं। आप भी करोगे, आप भी हमारे हो, थोड़ा सा लेट आए। पर अब मिस मत करना, मैं जो भी आता है ना उसको बोलता हूँ, फिर दूसरे दिन वो मिलता ही नहीं मेरे को। ओके, बहुत भरा हुआ हॉल है हमारा, थोड़ा सा खाली है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन बच्चों को। ऐप वाले बच्चे भी सुन रहे हैं ना? ओके, तो अब सोचो, चिंतन शुरू हुआ। यहां एक बहुत बड़ी बात आती है, बहुत बड़ी। अब तक चूंकि दिमाग में कोई इमेज नहीं बनती थी,
इसलिए उसके सामने कोई चीज होती थी तो उसको जानता था ये है, सामने नहीं है तो है ही नहीं। अब क्या होगा, अब वो चीज उसने देखी, उसके बाद वो तो चली गई, बोले गई, पर दिमाग में उसके बिंब है, तो उसको वो कोई नाम तो देगा। मम्मा चली गई तो दिमाग में जो पिक्चर है ना साड़ी वाली पहने हुए या बुरका वाली, तो उनका नाम क्या दे दिया उसने, अम्मी, मॉम दिया ना, मम्मा नाम। तो ये जो नाम है, नाम जितने हम देते हैं हर चीज के, पप्पा पेवलो पढ़ेंगे आप, ध्यान होगा आपको किस तरह से हम चीजों को सीखते हैं। हर चीज का एक नाम है, हर चीज का। जैसे आपका नाम गरिमा है, ओके, तो गरिमा मैंने लिखा गरिमा, वास्तव में गरिमा ये नाम लिखा, ये गरिमा थोड़ी है, गरिमा तो वो है। अब किसी ने बोला गरिमा है ना, गरिमा के पेरेंट्स, भाई बहन या शादीशुदा आप, पतिदेव गरिमा, तो वो तो आप इस गरिमा को जानते हैं, लेकिन गरिमा किसी ने बोला तो दिमाग में पिक्चर आती है ना इनकी, वो पिक्चर वास्तव में गरिमा थोड़ी है, वो पिक्चर है सिंबल। वो क्या है, सिंबल। इसलिए बहुत ही बढ़िया सा शब्द दिया है पियाजे ने, ये प्रतीकात्मक प्रक्रिया की शुरुआत है। किसकी शुरुआत है, प्रतीकात्मक प्रक्रिया। और आपने ब्रूनर में सुना होगा ना, प्रतीकों और प्रतिमाओं के माध्यम से अध्ययन करना, पढ़ना, समझना, ज्ञान का निर्माण करना। तो यहां प्रतीक शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू हो जाएंगे, प्रतीक, और साथ में चिंतन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिंतन। इस पे इतना बढ़िया प्रश्न आया था राजस्थान में, और उसमें बड़ा बड़ा हादसा हुआ था। तब लोगों को पहली बार पता लगा था कि साइकोलॉजी हमसे क्यों पढ़नी चाहिए। वो घटना भी इसके बाद आएगी, मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका नाम आप लिखें, आरंभिक चिंतन की अवस्था। इसको आरंभिक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं, आरंभिक चिंतन की अवस्था। सिंबॉलिक थॉट भी बोला, या फिर यस, प्रतीकात्मक चिंतन। थॉट, चिंतन, विचार एक ही बात है। प्रतीकात्मक चिंतन की शुरुआत की अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरंभिक चिंतन की अवस्था बोल सकते हैं, प्रतीकात्मक चिंतन की शुरुआत की अवस्था बोल सकते हैं, सिंबॉलिक थॉट स्टेज भी बोलते हैं इसको। और एक शब्द इंग्लिश में और दिया उन्होंने, अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन समझ गए आप, क्या होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन? वो जो बिंब सेव होता है, पिक्चर सेव होती है ना, उसको बोलते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? मेंटल, क्योंकि गरिमा का मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ना इसके अंदर। हमने बोला बस तो बस आ गई, क्या मेट्रो तो मेट्रो आ गई, डॉगी कुत्ता आ गया, आई ना सारी चीजें अंदर, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। तो इंग्लिश में लिखिए, अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टेज। और इसका दूसरा नाम भी लिखो, सिंबॉलिक थॉट स्टेज। ये 18 से 24 माह, और इसमें बहुत बड़ा काम होता है वस्तु स्थायित्व की क्षमता। वस्तु स्थायित्व की क्षमता। चिंतन की शुरुआत। एक इसमें डेफर्ड इमिटेशन की शुरुआत भी होती है। हालांकि ये ध्यान रखना, ये आगे वाली स्टेज की बड़ी विशेषताएं के रूप में वहां भी रहेंगी। डेफर्ड इमिटेशन को हम बोलते हैं विलंबित अनुकरण। विलंबित अनुकरण की शुरुआत। बहुत खास 3 बातें, वस्तु स्थायित्व की क्षमता, चिंतन की शुरुआत, विलंबित अनुकरण या डेफर्ड इमिटेशन की शुरुआत। एक बात और भी है,
इसको पियाजे ने ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला है, यानी अगली जो अवस्था आएगी प्री ऑपरेशनल, उसमें संक्रमण का दौर है ये, तो ये भी लिखना है। ऊपर लिख देता हूं, अगली मुख्य अवस्था। अब तक तो 6 अवस्थाएं थी, उप अवस्थाएं, लेकिन पहली सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल में जा रहे हैं, तो अगली मुख्य अवस्था में संक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन, संक्रमण की अवस्था 18 से 24 वाली, ट्रांजिशनल पीरियड बोला, ट्रांजिशनल स्टेज या पीरियड। ये 4 बातें काफी खास है। आरंभिक चिंतन की अवस्था, प्रतीकात्मक चिंतन की शुरुआत की अवस्था, 18 से 24 माह इसका समय है। खास बात, इंग्लिश में अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टेज बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक थॉट वाली स्टेज बोलते हैं इसको। वस्तु स्थायित्व, वस्तुओं को ढूंढने की क्षमता, वस्तु स्थितिय की क्षमता, ऑब्जेक्ट परमानेंस मैं पहले लिखा चुका हूं इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखवा रहा, जो नए बच्चे हैं इसकी क्षमता इसमें आ जाती है, सुन रहे हो ना इधर। और चिंतन की शुरुआत हो जाती है। और विलंबित अनुकरण या डेफर्ड इमिटेशन, ये क्या होता है? आपने देखा कभी? सबने लिख लिया? बोलिए, लिखा कि नहीं? कौन सी उपावस्था है ये? छठी। पहला नाम क्या? बोलो सब जोर से, यहां तक आवाज जानी चाहिए, बोलिए। आरंभिक चिंतन की अवस्था, तुम भी बोलो। दूसरा नाम प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था, इंग्लिश में पहला नाम अर्ली रिप्रेजेंटेशन स्टेज, और दूसरा नाम सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतीकात्मक। ओके, अब इसमें क्या क्या खास होता है? पहली बात, वस्तु स्थायित्व की क्षमता। दूसरी बात, चिंतन की शुरुआत। और तीसरी बात, विलंबित अनुकरण। ये क्या होता है? बच्चा कॉपी करता है। अनुकरण का मतलब हम किसी को इमेट करते हैं, कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं, वही तो अनुकरण है। पर ये थोड़ा बाद में होता है। बाद में होने का मतलब, एक बच्चा, छोटी सी गुड़िया है ना, वो 18 से 24 में है, आप सुन रहे हो, उसकी मम्मा फोन पे बात कर रही है, वो सुन रही है, देख रही है, ओके करो, आजकल तो ऐसे रील ही मिल जाएंगे आपको इंस्टा पे, है ना। तो फोन पे बात कर रही है, वो सुन रही है, थोड़ी देर बाद वो तो चली जाती है। उस बच्चे को मिलता है वहां टीवी का रिमोट, तो वो क्या करती है, उसको उठाती है और हेलो हेलो माँ की तरह बात करती है। ये डेफर्ड इमिटेशन है। ये क्या है? डेफर्ड इमिटेशन है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बच्चे बड़ों को देखते हैं, वैसा ही करते हैं, लेकिन वो डेफर्ड है। खास बात, ये वाली जो अवस्था है, ये अगली अवस्था का ट्रांजिशन पीरियड है। क्या है? ट्रांजिशन पीरियड। इसका मतलब इस अवस्था वाली चीजें अगली अवस्था में भी जाएंगी। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। क्या वो सवाल था, वो मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट का ब्रेक है पानी पीने का, सुन रहे हो ना? 1 मिनट का, फिर अपन करेंगे उस बात को, फिर आपकी छुट्टी करेंगे आज। और अब रेगुलर क्लास होगी, चिंता की बात नहीं है। और पियाजे पे जितने प्रश्न हैं, इसके जस्ट बाद में वो लेके आऊंगा जो आज तक परीक्षा में आए हैं, और देखना गारंटी से आप उनको यूं करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे। ओके, 1 ही मिनट का आपका ब्रेक नहीं है, मेरा ही है।